प्यारे छात्रों, आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में कि किस तरीके से 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ब्रिटिश हुकूमत अगला अधिनियम, अगला चार्टर एक्ट पारित करती है। 1833 का राजलेख इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1833 के अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। पहली बात थी कि कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो प्रश्न यदि पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, तो उसका उत्तर होगा 1833 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकृत करने का प्रयास कर दिया गया। यह आईएएस में भी पूछा गया कि किस अधिनियम के तहत देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकृत कर दिया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, पूरे भारत के लिए कानून अब बनाने लगी। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, वो संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाएगी। किंतु इस कानून को नियंत्रक मंडल जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, अस्वीकृत कर सकता था। मतलब स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रक मंडल के पास था। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा इस कानून को अधिनियम कहा जाने लगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्ट के पहले जितने नियम थे, जितनी विधियां थीं, वह अधिनियम नहीं कहलाती थी, विनियम कहलाती थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस एक्ट के पास होने के बाद जो कानून बनाए जाते थे अधिनियम कहलाने लगे। तो 1833 का चार्टर एक्ट पारित होने के बाद कोई भी कानून जब बना तो वह अधिनियम कहलाने लगा, और इसके पहले जितने कानून थे वह विनियम कहलाए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु था इसमें कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य चौथे सदस्य के रूप में शामिल कर दिया गया। क्या हुआ इसमें महत्वपूर्ण बात थी कि एक गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को रखा गया, लेकिन उसको परिषद की बैठकों में केवल भाग लेने का अधिकार था, मतदान का अधिकार नहीं था। यह आईएएस में प्रश्न पूछा गया है। फिर से इस बात को रिपीट करते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया, और यह सदस्य केवल परिषद की बैठकों में भाग लेता था, मतदान का इसे अधिकार नहीं था। एक और खास बात इस अधिनियम में थी कि जैसे 1813 के एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि चीन और चाय के व्यापार पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा, परंतु अब इस अधिनियम के तहत पूरी तरीके से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनैतिक दायित्व सौंपा गया। तो एक बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न आ सकता है। अगर पूछा जाए कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार संपूर्ण रूप से किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो 1833, क्योंकि चाय और चीन के साथ जो व्यापार था अभी भी जारी था,
लेकिन 1833 में संपूर्ण रूप से इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया था। तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का भारत में गठन किया गया। इसी एक्ट के तहत दास प्रथा को भी समाप्त किया गया, परंतु दास प्रथा समाप्त की गई 1843 में, लेकिन इसी एक्ट के तहत 1833 के ही एक्ट के तहत। इसी अधिनियम के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराने का प्राविधान किया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कंपनी के अधीन जो भी सरकारी पद पर बैठेगा उसके साथ किसी भी प्रकार का विभेद अब नहीं किया जाएगा। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का भी अधिकार इसी एक्ट के तहत दिया गया। तो भारत ये बहुत ही यहाँ पर एक बात उभर के आती है कि भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इसी चार्टर में दिखता है। अब अगला जो चार्टर एक्ट आता है 1853। 1853 का चार्टर अधिनियम के समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे और इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण बात थी उसको ध्यान से अब सुनना है। इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा भी जाता है। इसी अधिनियम के तहत विधायी कार्य को प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया गया। विधि बनाने के लिए भारत के लिए एक अलग विधान परिषद की स्थापना की गई। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बार विधान परिषद ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना किस अधिनियम के तहत, किस राजलेख के तहत, किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1853 में।